हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ईओआरओ के रिवीजन क्लासेस के बारे में। एक क्लास अपनी हो चुकी थी जिसमें से अपन ने देखा था संविधान सभा। आज बात करेंगे अपन भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या बात करेंगे? भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन देखें। जब भारतीय संविधान को अपन देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलता है कि सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। क्या लिखोगे? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। दूसरा बात करें तो लिखित संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान भी माना जाता है भारतीय संविधान। लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बात की गई है। पंथ निरपेक्ष राज्य भी इसको कहा जाता है। समाजवादी राज्य भी। संसदीय शासन व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। इकहरी नागरिकता आपको देखने को मिलेगा। एक और आ जाता है जिसमें से कठोर और लचीलापन का समन्वय देखने को मिल जाता है। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का इसके अंदर से संयोग आपको देखने को मिल जाता है। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आपको ओनली सुननी ही है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, स्लाइड के ऊपर से। आगे बात करें तो स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है भारतीय संविधान की। न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय आपको देखने को मिलेगा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार देखने को मिलेगा। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान में देखने को मिल जाता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, विश्व शांति का समर्थक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श भी बताया जाता है। और साथ ही बात करें तो अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। तो ये मेन मोटा मोटी जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं इनके बारे में अपने देखा था। अब चर्चा करते हैं कि विश्व का संविधान सबसे बड़ा विशाल संविधान क्यों माना जाता है। क्योंकि इसके अंदर से 395 आर्टिकल हैं। कितने हैं? 395 आर्टिकल आ जाते हैं। 22 भाग हैं। कितने हैं साथियों? 22 भाग हैं। दूसरा बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या जाती हैं? 12 अनुसूचियाँ। और 5 क्या जाते हैं? परिशिष्ट आ जाते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। एक शब्द और मैंने बोला, क्या बोला? कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका क्या मतलब होता है? इसके बारे में बात करें तो भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा विदेशी मामलों के में स्वतंत्र रहेगा। दूसरा अपन बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर ये लिख सकते हो लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य। इसका क्या मतलब होता है? इसी के बारे में बात करें तो भारत का जो शासन है वो जनता में निहित होता है तथा भारत का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसका निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत उनको चुना जाता है। या फिर अपन कहें कि मोटा मोटी तौर पर भारत के अंदर से जो जनता है वही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और मैंने लिखा पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका क्या मतलब होता है? इसी के बारे में बात करें जब अपन आर्टिकल 25 में धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाता। साथ ही राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, ये बात की गई है। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 25 में बताया गया है। या फिर अपन ये कहें कि भारत का जो संविधान है जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को एक समान मानता है, ठीक। दूसरा बात करते हैं, दूसरा अपना जाता है, नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे? एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत सहयोग आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। इसका क्या मतलब होता है? एकात्मक तत्व
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान है, समवर्ती सूची और केंद्र के निर्णय की जो प्रमुखता के बारे में बात की गई है। और बात करें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास में बताई गई हैं गाइज। आगे चर्चा करते हैं। तो आपातकाल में क्या होता है कि केंद्र का राज्यों का पर नियंत्रण हो जाता है, इकहरी नागरिकता आ जाती है, अखिल भारतीय सेवाएं, साथ ही बात करें तो संसद को राज्यों का पुनर्गठन का अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूती प्रदान करती है। तो ये तो थी किसके बारे में, एकात्मक के बारे में। एक दूसरा शब्द और बोला मैंने, कौन सा बोला, संघात्मक का बोला। इसके बारे में बात करते हैं। संघात्मक की विशेषताओं के बारे में बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता बताई गई है, द्विसदनात्मक विधायिका, लिखित संविधान आ गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आ जाती है, शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों में के मध्य स्पष्ट विभाजन किया गया है कि ये शक्तियां केंद्र की होंगी, ये राज्य की होंगी। ठीक है। आगे बात करें, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। द्विस्तरीय किस प्रकार से, केंद्र की अलग और राज्य की अलग आ जाती है। एक और नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम आ जाता है स्वतंत्र। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत और न्यायपालिका, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर से क्या हो जाता है कि भारत में न्यायपालिका का एकीकृत रूप आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर से सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। इसके सभी फैसले होते हैं भारत के अन्य सभी न्यायालयों में लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे, सार्वभौमिक, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या चीज़ है, इसमें यह जाता है कि हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला जो प्रत्येक नागरिक होगा उस नागरिक को समान रूप से मताधिकार देने का हक बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान के बारे में। आपातकालीन प्रावधान, इस आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 18 के अंदर से, कौन सा है, भाग 18, भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब अपन पढ़ते हैं वर्तमान स्वरूप के बारे में, तो वर्तमान स्वरूप में 22 भाग आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे और 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 12 अनुसूचियाँ। इन 12 अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी, पहली अनुसूची आपकी आ जाती है, देखो पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। इस पहली अनुसूची में क्या बात की गई है, पहली अनुसूची में ये कहा गया है कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा वो उसके बारे में बात की गई है। इस अनुसूची में 4 श्रेणियां बताई गई हैं जिसमें से ABCD नाम दिया गया है, उनका उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर से 17वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इन चारों श्रेणियों को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और बाद में बनाया जाता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बना दिया जाता है। ये पहली अनुसूची में बताया गया है। बात करें दूसरी अनुसूची, कौन सी, दूसरी अनुसूची क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी अनुसूची ये कहती है कि विभिन्न पदों के लिए वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पद और उनके वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। इस अनुसूची में बात करें तो इस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख था, लेकिन जब कौन सा संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है जो 1956 में होता है, उनके अंदर से मंत्रियों के वेतन संबंधी जो प्रावधान है उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, जो दूसरी अनुसूची में हुआ करता था। 2 हो गई। तीसरी अनुसूची में बात करते हैं। तीसरी में क्या बताया गया है, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। क्या बताया गया है, शपथ व प्रतिज्ञान। यहाँ पर कह सकते हो वेतन,
भत्ते। यहाँ पर राज्य और संघ आ गया। 3 हो गई ना। चौथी बात करते हैं। चौथी में क्या जाता है? चौथी में अपन बात करें तो राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, राज्यसभा में सीटों का क्या जाता है? आवंटन किया गया है। 3 हो गई, 4 हो गई, 5वीं बात करते हैं। बात की जाए 5वीं अनुसूची के अंदर से, तो 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है कि अनुसूचित व जनजाति, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। 5 हो गई। छठी बात करते हैं। छठी अनुसूची में क्या बताया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 7वीं अनुसूची के अंदर से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसके अंदर से इनका बंटवारा किया गया है, जिसको अपन आगे देख लेंगे। 7 हो गई। 8वीं बात करते हैं। 8वीं भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से क्या बताया गया है? भाषाएं बताई गई। क्या बताई गई हैं? भाषाएं बताई गई हैं। मूल रूप से बात करें अभी वर्तमान के अंदर से, पहले तो कितनी थी? 14 भाषा थी, ठीक है। और अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी है साथियों? 22 भाषाएं अपने भारतीय संविधान के अंदर। 9 हो गई क्या? 8 हो गई। 9वीं बात करते हैं। 9वीं के अंदर से क्या बताया गया है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, कौन सा? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बात की गई है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा इसमें जोड़ी जाती है। 9 हो गई। 10वीं आ जाती है दल बदल, कौन सा? दल बदल। दल बदल निरोधक कानून बात की गई है 10वीं अनुसूची में। यह अनुसूची है, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है। कितने हो गई? 10 हो गई। 11वीं बात करते हैं। इसमें से पंचायती राज बताया गया है। पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है? ये अनुसूचित 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी जाती है, जिसके अंदर से 29 विषय थे, ये भी याद रखना। और ये 12वीं अनुसूची है। ये इम्पोर्टेंट है गाइज EORO वालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर से नगर पालिका क्या बताया गया है? नगर पालिका बताई गई है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है, जिसके अंदर से 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये 12 अनुसूचियाँ थी। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में। 7वीं अनुसूची है, कौन सी है? 7वीं अनुसूची, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है 7वीं अनुसूची? 7वीं अनुसूची के अंदर से जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बखान किया गया है। अब देखो इसके अंदर से सबसे पहले अपन बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची क्या चीज़ है? संघ सूची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास में है? संसद को प्राप्त है। वर्तमान में इस अनुसूची के अंदर से 98 विषय हैं। कितने हैं साथियों? 98 विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। मोटा मोटी तौर पर हम बात करें तो कौन कौन से संघ सूची में आपको देखने को मिलेगा? जैसे सेना हो गई, सेना के साथ में बैंक हो गया, बैंक के बाद में प्राचीन स्मारक हो गया, प्राचीन स्मारक आ गया, प्राचीन स्मारक के बाद में मुद्रा हो गई, मुद्रा के बाद में दूर संचार हो गया, दूर संचार हो गया, दूर संचार के बाद में डाक हो गई, डाक के बाद में जनगणना हो गई। क्या उनसे हो गई? जनगणना। और जनगणना के बाद में बात करें तो IR जो जिसको बोल सकते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कह सकते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं। समुद्री यात्रा हो गई, ठीक है। समुद्री यात्रा के बाद में रेल हो गई, रेल। ये सारे के सारे क्या जाते हैं? संघ सूची के अंदर से शामिल किए जाते हैं। इनसे थोड़ा सा सवाल बन सकता है, थोड़ा सा याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका संघ सूची का रिवीजन हो गया होगा। आगे बात करते हैं कौन सी? राज्य सूची। राज्य सूची नाम से ही पता चल रहा है साथियों, राज्य सूची। राज्य सूची है, इसमें से वर्तमान में जो विषय हैं वो कितने हैं?
ये 59 वैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। इस पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार को होती है। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे पशु चिकित्सा हो गई, सिंचाई हो गई, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, कृषि, ये सारे के सारे राज्य सूची के अंदर से शामिल किए जाते हैं। इन विषयों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। और नेक्स्ट जो सूची आती है उसका नाम है समवर्ती। कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर से विषय कितने हैं? 52 है। कितने हैं? 52 विषय आपको देखने को मिलेंगे। क्या है समवर्ती सूची? वर्तमान में 52 विषय हैं। इस पर केंद्र का और राज्य दोनों को कानून बना सकती है, परंतु केंद्र के कानून को जो सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। मतलब कि समवर्ती सूची होती है ना, इसमें के अंदर से केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो मान्य माना जाता है वो केंद्र सरकार का माना जाता है। अब बात करें तो समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची के अंदर से कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, जैसे अखबार हो गया, शिक्षा हो गई, किताब हो गई, बिजली हो गई, उद्योग हो गया, वन पर्यावरण हो गया, मजदूर कल्याण हो गया और कीमत हो गई। ये सारे के सारे समवर्ती सूची के अंदर से शामिल किए जाते हैं साथियों। अब बाद में जो कुछ भी बच जाता है उसको आर्टिकल कितना 248 248 के तहत शेष बचे हुए जो विषय होते हैं, जिसके अंदर से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद में भी कुछ कानून रह जाते हैं या फिर विषय रह जाते हैं, इस पर जो कानून निर्माण की शक्ति है वो किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। किसकी होती है? केंद्र सरकार की, जिसको कहा गया है अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जाना जाता है गाइज। तो ये थी 7वीं अनुसूची। अब बात करते हैं, नेक्स्ट नाम लिखो अपन 8वीं अनुसूची। क्या है 8वीं अनुसूची के अंदर से? 8वीं अनुसूची के अंदर से मैंने बात की कि भाषाएं बताई गई हैं। क्या बताया गया है? भाषा। पहले थी 14, वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इम्पोर्टेंट हैं दोनों चीज़ें, याद रखना। ये पहले थी, वर्तमान में बात करें तो 22 हैं। कितनी हैं साथियों? 22 भाषाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब जो 21वां संविधान संशोधन होता है उस 1967 के अंदर से उसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। बाद में बात करें तो 71वां संविधान संशोधन होता है जो 1992 में होता है, जिसमें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली वो भाषाएं इनको जोड़ी जाती हैं। अगर और भी ज़्यादा आपसे पूछ ली जाती है तो 8वीं अनुसूची के अंदर से जो शामिल भाषाएं हैं, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमिया, हिंदी, संस्कृत और साथ में एक उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सारी की सारी क्या हैं? भाषाएं शामिल की गई हैं। अब बात करते हैं संविधान के कुछ स्रोत हैं जो दूसरे देशों से अपने संविधान के अंदर से ग्रहण किए गए थे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नाम बात करें अपन अमेरिका। अमेरिका से अपने भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मूल अधिकार हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता बताई गई है, निर्वाचन राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये सारे के सारे अमेरिका से अपने संविधान में लिए गए हैं। दूसरा बात करते हैं अपने ब्रिटेन के बारे में। जब ब्रिटेन की चर्चा होती है तो संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, विधायिका में क्या होता है? अध्यक्ष का पद हो गया और उसकी भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला बात की गई है, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधायिका, ये बात ब्रिटेन से ली गई है। तीसरा अपन बात करते हैं, यहाँ पर लिखो कौन सा जाता है? कनाडा का। इस कनाडा के बारे में बात करें तो संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में होंगी, ये भी कनाडा से लिया गया। शक्ति का जो विभाजन होता है वो भी कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कनाडा से लिया जाता है, याद रखना। और नेक्स्ट बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श पर सलाहकारी शक्ति है, वो भी कनाडा से ग्रहण की गई। 3 हो गई ना। चौथा देश बात करते हैं, कौन सा? आयरलैंड। इस आयरलैंड के बारे में बात करें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो ग्रहण किए गए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है
वो भी आयरलैंड से ली गई है। तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप। आयरलैंड के बारे में बात करें तो कौन सा पांचवा नाम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची ली गई और संयुक्त बैठक ली जाती है। 5 हो गए क्या। छठा बात करते हैं। छठा जाता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा जो सदस्यों का निर्वाचन आ जाता है। छठा बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिया गया। 7वां हो गया। 8वां बात करते हैं। 8वां जाता है जर्मनी के बाद में जापान। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जाती है। 8वां बात करते हैं। 8वें बाद में 9वां फ्रांस आता है। तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो ले गई, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व लिया गया जाता है। एक और बात करते हैं 10वां, जिसका नाम आ जाता है सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है उसके बारे में लिया गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर ली जाती हैं। कभी कभार जैसे आप तो जैसे यूआरओ की तैयारी कर रहे हो, आरएस मेंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार सवाल बन जाता है, पूछ लेती है आरपीएससी कि व्याख्या कीजिए कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि भारतीय संविधान के अंदर से बाहर के देशों से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, इसलिए इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। एक क्लास के अंदर से अपना सारा रिवीजन देख लिया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पार्ट ए और पार्ट बी का अपन कंप्लीट क्विक नोट्स के रूप में रिवीजन देखने वाले हैं।